नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करके टॉपिक को। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में, एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। एकल और संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। केंद्र अपनी शक्तियों का अलग प्रयोग करता है, राज्य अलग प्रयोग करता है। दोनों के विषय अलग अलग होते हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। दोनों अपने क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। जैसे आप भारत में देखते हैं, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं, केंद्र में अपनी सरकार। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप में उल्लिखित किया गया है। संघ शासन। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य, जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन, जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत, जैसा कि कनाडा में, या गणतंत्र, जैसा कि रूस में, से पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों में निर्मित होता है। वे हैं एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका में। दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा में अमेरिका विश्व का पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश। यह अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 के बाद 1787 में बना। इसमें 50 राज्य, मूलतः कितने थे? 13 राज्य समाहित है। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांतों, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हुआ। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को
दो कारणों से अपनाया। क्या कारण थे दो? सबसे पहला, देश का बृहद आकार अर्थात देश का बड़ा आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक डाइवर्सिटी। उन्होंने महसूस किया कि संघीय शासन से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली, अमेरिकी संघ के विपरीत। अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से अलग कर सकें। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। जो हमारी संघीय व्यवस्था है कहां से ली गई है? कनाडा से। यह अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यहां पर केंद्र जो है सशक्त है, ज्यादा मजबूत है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। कौन कौन से वे आधार हैं? पहला, इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीकों। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग। कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। राज्यों की तुलना में केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, द्वैध राज पद्धति। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। तो दोनों में अलग अलग विषय हैं, दोनों अपने अपने विषय को देखती हैं। दूसरा है लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में 2016 के अनुसार इसमें देखें तो 450 अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है, अर्थात समवर्ती सूची निहित है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, मूलतः 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय, मूलतः 66 थे। समवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः 47 थे। समवर्ती सूची के विषयों पर
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो अवशेषीय विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। जबकि अमेरिका के मामले में अगर आप देखें, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? राज्यों को। लेकिन भारत में केंद्र को दी गई। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। पांचवा है कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित है, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संतुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए। संविधान के विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। सातवां है द्विसदनीय। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है, जिसमें एक उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, बड़ों का सदन, सतत सदन और निम्न सदन लोकसभा अर्थात लोकप्रिय सदन। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों पूर्ण रूप से का। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती। अगला है संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र किसका लक्षण है? एकात्मक सरकार का। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, केंद्र अधिक शक्तिशाली है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। प्रथमता, केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं। पहले तो केंद्र सूची में ज्यादा विषय हैं राज्य के मुकाबले। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तीसरे, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को अधिक सशक्त बनाता है। दूसरा, राज्य अनस्वर नहीं।
अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र सीमाओं राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की, अर्थात राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह भारतीय संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर केंद्र है। तीसरा है एकल संविधान। अब कहने के लिए तो हमारा जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान कैसा है? एकल, कि राज्यों का अलग संविधान नहीं है। समानता एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई कि राज्य अपना संविधान बना सके। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। जो अन्य संघीय देश हैं उसकी तुलना में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को किसके द्वारा? साधारण संशोधन द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। पांचवा है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च स्तर में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में राज्यसभा की सदस्यता प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगला है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। संविधान 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। पहला, राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य 356, वित्त 360। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं, अर्थात जो व्यवस्था है वह एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है, कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा, जो हमारा संघीय ढांचा है एकल ढांचे में बदल जाता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। सातवां है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहां केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ
जिस राज्य में रहता है उस राज्य का भी नागरिक होता है, लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकता को ही अपनाया गया है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। आठवां है एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। नौवां है अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी अपनी लोक सेवाएं हैं। अपनी अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके विपरीत अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र सरकार का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती। किसका लक्षण है अखिल भारतीय सेवाएं? एकात्मक व्यवस्था का, एकात्मक सरकार का। 10वां है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के, काम दोनों के लिए कर रहा है लेकिन नियुक्ति और बर्खास्तगी किसके द्वारा? बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती। अगला है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में निहित महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था न हो। 12वां है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है कि जो भी राज्य में एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से शासन चल रहा है, यह राज्यपाल देखता है और इसकी सूचना केंद्र को देता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। 13वां है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। बहुत ही अच्छा। किसका लक्षण है? एकात्मक सरकार का। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है।
लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्यों दोनों के निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी होती। कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग केंद्र की भी केंद्र के भी चुनाव करा रहा है, राज्य के भी करा रहा है। चौदहवा है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई हैं और वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान। इसमें कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।